हम गांधी टीवी हैं जी हम सबको भारतीय के रूप में देखते हैं जी हम सब भारतीय, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जी अगर मंत्री ने गलती कर ली है और उस गलती की वे माफ़ी मांगने के लिए तैयार होते हैं तो आप क्या निर्णय लेते? देखो, भारत एक ऐसा देश है, जो आपने भारत का नाम लिया, भारत एक देश ऐसा है जो गलती करने पे अगर गलती स्वीकार करता है तो उसको स्वीकार करने पर अगर माफ़ी करना भी एक इंसान का कर्तव्य है। अगर वो स्वीकार करते हैं कि हमने माफ़ी की है, फिर संघ उस पर निर्णय लेगा कि माफ़ भी किया जा सकता है अगर उन्होंने दिल से अगर माफ़ी मांगी तो। मैं लालाराम अनदा, प्रदेश प्रवक्ता, सरपंच संघ राजस्थान। क्या मांग है आपकी? और आज दूसरा दिन है और जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही है, तो क्या सूचनाएं आपके? देखिए, हमारे आंदोलन का ये दूसरा दिन है महापड़ाव के रूप में, और प्रातः 12 बजे हमारी वार्ता कमेटी को अधिकारियों ने बुलाया है। और अभी इस समय हमारी जो है नवीन जिंजेन IAS, राजबाला IAS और के पाठक IAS के साथ में हमारे दल की वार्ता हो रही है, जिसमें हमारे विभिन्न बिंदु हैं उन पर चर्चाएँ हो रही है। और हमारी 36 मांगें हैं। जब तक हमारी 36 मांगें नहीं मानी जाएगी, वार्ता कमेटी हमारे बीच में आएगी, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हमारा पड़ाव इसी प्रकार जारी रहेगा। 36 मांगों में से कुछ मांग ऐसे हैं जो कैबिनेट स्तर पर ही फैसले होने हैं, तो ऐसे मांग जो कैबिनेट स्तर पर ही जाने हैं, उनमें अचानक तो कोई आपको लिखित आदेश मिलेगा नहीं, तो उस पर आप क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा PCC चीफ डोटासरा जी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। डोटासरा जी ये सारी बातें CM महोदय को बताएंगे। हमारी ये मुख्य मांग जो पहली है मंत्री जी को हटाना, ये मांग हमने इसलिए उठाई है कि हमारे मुखिया होते हुए भी उन्होंने बिना किसी जांच के, तथ्य इकट्ठे किए बिना ही इस प्रकार का अनर्गल बयान देकर इतने बड़े समाज में 11,000 सरपंचों में आक्रोश किया है। इसका सरपंचों के अंदर बड़ा आक्रोश है, और मैं मानता हूं कि समय रहते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, और सरपंचों के पक्ष में अगर उनकी सोच अच्छी है तो निश्चित रूप से वो मंत्री जी को हटाएंगे। हमें इस प्रकार की आशा है। और फिर भी अगर वो हमारी बात को दरकिनार करते हैं तो हमारी कमेटी और सारे जिलाध्यक्ष इसके लिए निर्णय लेंगे और आगे की बात हम प्रस्तुत करेंगे। महिलाएं भी यहाँ सरपंच के रूप में उपस्थित है। आप कहाँ से हैं, क्या पोस्ट है आपके पास? जी, मैं सीकर जिले से, खंडेला ब्लॉक है और कांवट मेरी ग्राम पंचायत है। क्या कहना चाहते हैं? आप दूसरे दिन भी टिके हुए हैं जी, और अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप लगातार यहाँ रुकेंगे? बिल्कुल। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो चाहे दूसरा दिन है हमारा, चाहे 10 दिन लग जाए, तो चाहे महीने लग जाए, हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर टिके रहेंगे। जी, बयान से युद्ध हो भी जाते हैं और बयान से युद्ध टल भी जाते हैं, और बड़बोले मंत्रियों ने किस प्रकार सरकारों को नुकसान पहुंचाया, यह महाराष्ट्र में हमने देखा है। यहाँ पर भी कांग्रेस सरकार धार पर, तलवार की धार पर चल रही है। ये जो बयान है, इस बयान का इस्तेमाल पक्ष भी कर सकता है, विपक्ष भी कर सकता है। ये जो माहौल है जहाँ स्थानीय सरकार, गांव की सरकार बैठी हुई है, इस गांव की सरकार को अपने पक्ष में सरकार भी ले सकती है और विपक्ष भी ले सकती है। आने वाले कुछ घंटे अभी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने मामले की संजीदगी को देखते हुए दिल्ली में उच्च अधिकारियों के साथ, पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। उसके बाद पार्टी आलाकमान ने गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदारी दी सरपंचों की बात की तह को जानने में, और बात की तह को जानते हुए किस प्रकार सरपंचों के गुस्से को समाप्त किया जाए। और आज बड़े बड़े अधिकारी सचिवालय में वार्ता कर रहे हैं, इनके प्रतिनिधि वार्ता कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो पंचायत राज मंत्री ने किया है वो गलत है। उन्हें पंचायत राज के सरपंचों का संरक्षक की भूमिका निभानी थी, लेकिन वे सरपंचों की संरक्षण की भूमिका न निभाते हुए उनका भक्षण करने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पंचायती राज यहाँ से उद्भव हुआ, लेकिन यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता है, यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण होता है। विधायक तक आने के बाद सत्ता की ताकत नीचे जनप्रतिनिधि, जो जनता से जुड़े हुए सरपंच हैं, वहाँ तक नहीं आते हैं। हम उस पर सवाल करेंगे। क्या आपको आर्थिक रूप से क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा राजस्थान में? देखिए, आर्थिक रूप से हमारी जो आज ग्राम पंचायतें हैं, इसमें केंद्र और राज्य से 2 हमारे को विकास के फंड मिलते हैं।
हमारा जो केंद्र का पैसा है वो अभी ग्राम पंचायतों के खातों में संपूर्ण रूप से नहीं पहुंचा, राज्य का जो पैसा है वो संपूर्ण रूप से नहीं पहुंचा। आज ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य है वो ठप हो रहे हैं, आमजन को मिलने वाले जो रोजगार है वो ठप हो रहे हैं। तो इस प्रकार ग्राम पंचायतों को जो विकास के कार्य हैं उनमें संकट हो रहा है। और इस प्रकार व्यक्तिगत कोई हमारा जिस प्रकार हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 300 करोड़ 300 से मंत्री जी ने 700 करोड़ कर दिया, तो क्या एक जब सरपंच एक निर्माण कार्य करता है जिस प्रकार एक 3,79,000 का एक कार्य हमें स्वीकृत होता है, तो क्या 3,79,000 संपूर्ण हम खा गए? ये घोटाले का आरोप गलत है, सभी सरपंचों पर गलत है। एक आप काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, कहाँ से सरपंच है आप? नेटो पंचायत से। आप पंचायत समिति में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर किसी सरपंच के पास आर्थिक अधिकार न हो और उसकी किसी भी मामले से राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से विधायक से अगर बेर हो जाता है, तो फिर उस सरपंच और उस पंचायत समिति के साथ क्या हालत होती है? आप अपने उस दर्द को आप खुद बताएं। ऐसा है, सरपंच जनता गांव की ग्रामीण जनता से जीत के आता है, वो गांव की जनता का विकास करना चाहता है। अगर कोई मंत्री या विधायक अगर उस सरपंच पार्टीबाजी की वजह से या किसी और अनदेखी की वजह से अगर विकास नहीं करवाना चाहता है, तो विकास जनता का रुकता है, न कि सरपंच का। लेकिन सरपंच एक जिम्मेदार कड़ी है, इसलिए उसको भी दुख होता है कि ये मेरी पंचायत का विकास रुक गया। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि गांव के विकास को मत रोकिए। मुख्यमंत्री से भी आह्वान करता हूँ कि गांव के विकास को मत रोकिए। सरपंचों को सीधे आर्थिक अधिकार देने चाहिए। अधिकार देने चाहिए जिससे ग्रामीण विकास हो सके। ग्रामीण का विकास होगा जब भी होगा भला, वरना नहीं हो सकता। और मेरी मुख्यमंत्री से विशेष अनुरोध और मांग है कि जो ऐसे बड़बोले मंत्री हैं उनको तुरंत बर्खास्त करो और उसके पद से हटाओ, जो कि एक ग्रामीण जनता की गांव की सरकार को विरुद्ध ऐसा बोलते हैं। जो कैसा होता है आदमी, जो जैसा होता है वैसी बात करता है। जो चोर होता है वो चोर की बात करता है, सभी चोर हो गए। जो साहूकार होता है वो साहूकार की बात करता है। मंत्री के बोल आग की तरह फैल रही है, गुस्सा आप देख रहे हैं सरपंचों का। और यहाँ और भी इस पर मैं ममता जी कौन है? एक मिनट सर, इस पर मंजू जी आप इसी बात पर एक दोबारा आते हैं आपके पास। मंजू जी, आप काफ़ी युवा सरपंच हैं, भारत युवाओं का देश है, नई व्यवस्थाओं पर हमें चलना है, आप नए नए सरपंच बने होंगे जी। क्या लग रहा है, सरपंच बनने से पहले आपको क्या लगता था, बनने के बाद क्या लगता है कि सरपंचों के अधिकार कितने क्षीण है और उसका क्या नुकसान आपको हो रहा है? देखिए, अगर अधिकारों की बात की जाए तो बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है सरपंचों पे। विकास कार्यों में काफ़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन विकास कार्यों को जब हम करते हैं पूरे तन मन के साथ में करते हैं, तो हमारे जो पंचायत समिति के कार्मिक होते हैं वो भी जब हमें हेल्प करते हैं तो हमें उन बाधाओं में थोड़ी सी छूट मिलती नज़र आती है और कार्य करने में भी अच्छा लगता है। खास करके विकास कार्य करने में जो हमने सोचा है कि हम गांव के लिए ये कार्य कर सकते हैं, उन सपनों को हम पूरा कर पाते हैं। और आप भी आर्थिक अधिकार के पक्षधर हैं सरपंच? जी बिल्कुल सर, कुछ छूट मिलनी बहुत जरूरी है। आप कुछ कह रहे थे? जी सर, जैसे आपका क्वेश्चन आपने इनसे पुटअप किया उस पर मैं बोलती हूँ। जैसे आपने कहा था कि अगर कोई एमएलए अगर किसी सरपंच पर अपने जैसे राजनीति के क्षेत्र में अगर उसका हस्तक्षेप कार्यों में करवाता है, तो उसका ऑप्शन एक होता है ग्राम पंचायत का जनता से जुड़ाव और दूसरा होता है मीडिया। अगर ग्राम पंचायत की जनता सरपंच के साथ होती है और मीडिया साथ होता है, तो ना तो एमएलए और ना ही कोई मंत्री उसमें कोई व्यवधान डाल सकता है। उसकी मैं पिछले कार्यकाल में मैं भी इसी तरह से पीड़ित थी, लेकिन मेरी ग्राम की जनता और मीडिया साथ होके मेरा सैटरडे के दिन ही कम से कम 1 करोड़ की सेंसनें निकली थी। इसलिए सभी सरपंच, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी सरपंच साहिबानों को ये आह्वान करती हूँ, अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो हम मीडिया को और अपनी पंचायत के लोगों को अपने पक्ष में रखकर सहमत होकर और विकास के कार्य आसानी से बिना किसी एमएलए के करवा सकते हैं। जनता का समर्थन मीडिया के जरिए हासिल करेंगे। यहाँ एक सरपंच महोदय बैठे हैं, ये कालू राम जी, आप कितनी बार सरपंच बने हैं? मैं पंचायत राज के 7वीं बार चुनाव जीत गया हूँ। 7वीं बार आप चुनाव जीते हैं। पिछली बार जब अशोक गहलोत सरकार थी, विधानसभा में सरपंचों ने घेराव किया था, तब सरपंचों पर लाठियां बांधी गई थी।
और सरपंचों ने सरकार गिरा दी थी। इस बार क्या लगता है, सरकार उस धमक से डरी हुई है और इस बार वार्ता की पेश सरकार ने खुद कर दिया है आपके साथ? अगर सरकार ने हमारी 36 सूत्री मांगे मंजूर नहीं की तो जो पहले हुआ था, सरकार चेंज हुई थी, पिछली बार 21 सीटें आई थी, अब की बार 11 सीटें आएंगी सरकार की। सरपंच छोटी मोटी शक्ति नहीं है, 11,000 पंचायत सरपंच हैं, उनके मान और आन और बान और सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं, गरीब जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दूसरा, मीडिया वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, कल मैं टीवी देख रहा था तो टीवी में जो ये गाड़ियाँ थी ना हमारी, हम पूरे राजस्थान प्रदेश से पैदल तो आ नहीं सकते थे ने, तो मीडिया वाले कौन भाई था वो बता रहा था किसी के पास 20 लाख की गाड़ी, किसी के पास 10 लाख की गाड़ी। तो मैं मानता हूँ जब देश आगे बढ़ेगा तो हर घर में गाड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं। तो सरपंच के पास अगर गाड़ी होगी तो भी आरोप, कैसी विडम्बना है। मीडिया के लिए बहुत गलत बातें जनता के बीच में कही जा रही है। जब किसान आंदोलन हुआ था तब किसानों के लिए कहा था कि ये बादाम कहाँ से आ रहे हैं, ये काजू कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जब किसानों ने कहा कि हमारे बेटे क्या बड़े नहीं हो सकते, हमारे बेटे क्या बड़े जीवन में नहीं जी सकते। किसान आज राजस्थान का संपन्न है। हर किसान संपन्न नहीं है, गरीब भी हैं, लेकिन किसानों में एक सबसे बड़ी अच्छाई, यहाँ अधिकतर सरपंच जो बैठे हैं किसानों के प्रतिनिधि, अधिकतर शायद किसान भी हैं। एक सबसे बड़ी सच्चाई मीडिया ने नहीं दिखाया है, वो ये कि जब कोरोना काल था तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के द्वारा जो उत्पाद मार्केट में दिया जा रहा था उनकी रेटें नहीं बढ़ी थी, बल्कि कई किसानों ने कई क्षेत्रों में अपने उत्पादों की कीमत कम कर दी थी और निःशुल्क भी खाना खिला रहे थे। कोई भूखा न सोने पाए, ये लक्ष्य था राजस्थान सरकार का, लेकिन उसको पूरा करने में ये जो सरपंच हैं, जो किसान हैं, ये लगे हुए थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप लंबे समय से इस सरपंच के रूप में आप रहे हैं, क्या लगता है अगर सरपंच को सीधे यानी विधानसभा का एक बजट विधायक को दे दिया जाए और पंचायत समिति का एक बजट सरपंच को दे दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा, अगर सरपंच को बजट दिया जाता है, आम गरीब ठेठ ढाणी तक उसका पैसा पहुंचता है, और विधायक के पास जो पैसा आता है वो बंदर बांट होता है, आप जानते हो। सरपंच एक ऐसी कड़ी है जो गाँव के विकास और गरीब आदमी की उसकी सीधा पीसा जाता है, और उसकी जो हकीकत में जो उसकी पीड़ा है। थोड़ा इनका की रखना फोकस, मुझे आउट कर दे। सुरताराम मेघवाल, सरपंच पराड़िया, पूर्व सरपंच उपरला और पूर्व जिलाध्यक्ष सरपंच संघ बाड़मेर। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जो है बाड़मेर ज़िले से यहाँ 700 किलोमीटर से आ रहे हैं, और हर ग्राम पंचायत से लगभग सब ग्राम पंचायत के सरपंच आए हैं, और अभी आम जनता भी जुड़ने वाली है हमारे साथ में। और वास्तविकता हमारे साथ ये है कि मैं एक चीज़ विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के मंत्री जी ने एक पंचायती राज विभाग पे जो है आरोप लगाया, पहले तो लगाया 300 करोड़ का, फिर 700 करोड़ का। वे उस पार्टी के मंत्री हैं जिसमें कभी लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। उनके विभाग में एक रेल की दुर्घटना हो जाने के कारण उन मंत्री जी ने अपनी नैतिकता के साथ इस्तीफा देकर और अपनी नैतिकता का परिचय दिया था और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया था। वो पार्टी है कांग्रेस। उस पार्टी से रमेश जी मीणा जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, वो अगर इस नैतिकता को मानते हैं कि जिस विभाग के वो मुखिया हैं, वो सबसे पहले इस बात की जिम्मेदारी लें कि उसकी आंखों के नीचे ये घोटाला हुआ कैसे। उनको सबसे पहले जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए कि मेरी जो पंचायती राज में जो घोटाला हुआ है उसकी जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात कि देखो ये पंचायती राज का झगड़ा है, पंचायती राज सरकार का खुद का झगड़ा है, वो हमारे सरपंचों के ऊपर पेला जा रहा है, क्योंकि 2 गुट पहले हुए राजस्थान सरकार के। उस एक गुट में मीणा जी थे और दूसरे गुट में अशोक जी का गुट था। वो गुट का झगड़ा हमारे ऊपर डाला गया। ये कह रहे हैं कि हमने 2 हाथियों के बीच में छोटे छोटे सरपंच मारे जा रहे हैं। जी, आप कहाँ से? हम भी बाड़मेर से। आपका क्या नाम है? देवाराम चौधरी। देवाराम जी, आपके इलाके में सरपंचों को किस प्रकार की दिक्कत आती है? दिक्कत बहुत आती है। हमारा भुगतान होने में 2-2 साल लगते हैं। जो हम मार्केट से इधर उधर से उधर ही करते हैं। हम सरपंचों की यह हालात कर रखी है
कि भुगतान सही समय पे नहीं होने के कारण हम जो फ़ोन आते हैं उठाने में शर्माते हैं कि ये फ़ोन किस मांगने वाले का है। ये हालात है हमारी। अब आज सरकार झुक रही है। सरकार ने मुखिया ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल के मुखिया को आपके लिए वार्ता करने के लिए भेजा। एक मसौदा तैयार हुआ और उस पर अब अधिकारियों के बीच में चर्चा हो रही है। लगभग बहुत से मुद्दे हैं जिन पर रजामंदी हो गई है, कुछ मुद्दे और बाकी है तकनीकी रूप से, उसमें जो दिक्कत आ रही है उन पर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, अगर आपकी मांगें मान ली जाती है और मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो आप कैसे इस आंदोलन को देखोगे? वो तो जो संघ पूरा निर्णय लेगा उसी पे हम डटे रहेंगे। संघ जो निर्णय लेगा, हाँ, सरपंच संघ निर्णय देगा। हम और दूसरी बात, मैं विशेष तौर से एक चीज़ कहना चाहता, मंत्री जी ने कई टीवी में बयान दिए हैं कि भाई सरपंच जांच से क्यों डर रहे हैं। हम जांच से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। आपने 3 बार जांचें जो करवाई है वो सबसे पहले सार्वजनिक करें, क्योंकि जिस आपके विभाग के अधिकारियों ने जांचें की है वो सरपंचों के पक्ष में की है, ना कि हमारे खिलाफ की है। तो आप फिर भी आप चाहते हो कि जाँच की जाए, तो सबसे पहले उन 3 जाँचें जो की है वो आपको सार्वजनिक करनी चाहिए। और आप विभाग के अध्यक्ष होने के नाते आपको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। और गोलमा देवी ने जो आपके ऊपर आरोप भी लगाया है भ्रष्टाचार का, तो आप भी सबसे पहले इस्तीफा दें और हमारे बीच में हमारी जांच भी करें और आप अपनी जांच भी कराइए। अगर ईमानदारी आप में है तो मोस्ट वेलकम। हम सारे सरपंच आप जांच के लिए तैयार हैं, आप भी जांच के तैयार हो जाइए। एक महान व्यक्ति ने एक महान व्यक्ति ने बहुत से गद्दार एक स्त्री को पकड़कर उसे मारने के लिए लेकर जा रहे थे, और पुराने ज़माने में एक नियम था, जो स्त्री गलत करती थी उसको पत्थर से मारा करते थे। तो उस महान गुरु ने उस भीड़ से कहा कि इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। उन्होंने कहा कि इसने गलती की है, इसकी सज़ा मौत है, इसे हम पत्थर मारकर मारेंगे। तो उस महान गुरु ने उस भीड़ से कहा कि पहला वो व्यक्ति आए जिसने पाप नहीं किया, एक भी कदम आगे नहीं बढ़े। आज राजनेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार का पाप नीचे तक फैल रहा है, और इस भ्रष्टाचार की जो अभी मांग उठ रही है कि अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जो दोषी है वो सजा पाए और जो निर्दोष है वो बेदाग रहे और जनता का नायक बनकर आगे बढ़े। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी। अब नहीं, अब हो गया यार। देखो